YouTube चैनल को ग्रो करना जितना आसान 2025 में है उतना आसान कभी भी नहीं था। पहले प्रूफ देखो, ये है मेरा पहला चैनल 40,000 सब्सक्राइबर सिर्फ 10 वीडियोज में। ये है दूसरा चैनल, इस पर 8,000 सब्सक्राइबर है। ये तीसरा चैनल है 2,500 सब्सक्राइबर सिर्फ 2 वीडियो। दो ये और चैनल है, इन पर भी 1K सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। दोस्तों इन 5 चैनलों के अलावा 2 चैनल और है, जिनमें से एक पर 1,70,000 सब्सक्राइबर है और दूसरे पर 15,000 सब्सक्राइबर है। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, YouTube चैनल ग्रो करने के लिए तुम्हें ना ही 2-3 साल बर्बाद करने की जरूरत है और ना ही 200-300 वीडियो अपलोड करने की। सबसे जरूरी है ये समझना कि YouTube तुमसे चाहता क्या है। देखो, YouTube एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो एड्स पर पैसे कमाता है और हर प्लेटफॉर्म की तरह इसे भी चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ बिताए। इसीलिए YouTube आपकी मदद चाहता है ऐसा कंटेंट बनाने में जिसे लोग पूरा देखें और प्लेटफॉर्म से एंगेज रहे। आपने नया YouTube चैनल शुरू किया और उस पर एक वीडियो डाली। वीडियो को डालते ही YouTube सबसे पहले स्कैन करेगा वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, और फिर उसके बेस पर वो आगे थोड़े बहुत लोगों तक सजेस्ट करेगा। जैसे ही उन कुछ लोगों के सामने आपकी वीडियो जाएगी तो वो उस पर क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे। इससे YouTube ये पता लगाएगा कि आपकी वीडियो किस तरह के लोगों को पसंद है। अब उन कुछ लोगों की रिएक्शन को स्कैन करके YouTube आपकी वीडियो को थोड़े उससे ज्यादा सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों तक आपकी वीडियो को भेजेगा और फिर से स्कैन करेगा कि वो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन YouTube ये किस बेस पर स्कैन करता है और फिर आगे वायरल करता है। तो YouTube बेसिकली आपकी वीडियो की सिर्फ 2 चीजें ट्रैक करता है, एक एंगेजमेंट और दूसरा वॉच टाइम। वॉच टाइम यानी जो थोड़े बहुत लोग आए हैं आपकी वीडियो पर वो कितनी देर तक आपकी वीडियो को देख रहे हैं। अगर ऑडियंस आपके चैनल पर 5-7 मिनट भी ज्यादा रुक रही है तो उस वीडियो को YouTube और भी ज्यादा लोगों तक सजेस्ट करेगा, क्योंकि उसकी वजह से लोग आपके चैनल पर 7 से 10 मिनट ज्यादा रुक रहे हैं, जिससे YouTube आपके चैनल से पैसा कमा रहा है। वैसे ही अगर आपकी वीडियो पर लोग ना रुके तो YouTube उसे सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि खराब वीडियो देखने के बाद ऑडियंस अक्सर YouTube से क्विट कर देती है और किसी और प्लेटफॉर्म पर चली जाती है और YouTube अपनी ऑडियंस का मूड खराब करके उसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं भेजना चाहती। ठीक उसी तरह अगर आपकी ऑडियंस आपके वीडियो पर एंगेज कर रही है, यानी कि लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं या फिर उसे शेयर कर रहे हैं, तो भी YouTube आपकी वीडियो को प्रमोट करेगा, क्योंकि अगर आपकी वीडियो शेयर की जा रही है तो लोग बाकी प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपकी वीडियो देखने आ रहे हैं, जिससे अगेन YouTube का मेन मोटिव पूरा हो रहा है, लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना या फिर लेकर आना। अब आधे से ज्यादा लोग इसी चीज को नहीं समझ पाते हैं और वो लगातार सिर्फ वीडियोस पर वीडियोस अपलोड करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी ग्रो नहीं करते। आपको एक चीज को समझने की जरूरत है कि YouTube आपसे आपकी वीडियो चाहता ही नहीं है, वो आपसे आपका वॉच टाइम और एंगेजमेंट चाहता है। अब तुम कहोगे कि ठीक है, वॉच टाइम और एंगेजमेंट से वीडियो वायरल करता है YouTube, लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि वॉच टाइम और एंगेजमेंट अच्छा नहीं आ रहा है। तो देखो, स्क्रिप्ट लिखने, एडिट करने और थंबनेल बनाने से भी पहले एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है प्लानिंग। दोस्तों इससे बुरा कुछ नहीं है कि आपने कोई वीडियो शूट की, एडिट की, उसे बेस्ट क्वालिटी में बनाया, लेकिन उसे देखने वाले लोग ही ना हो। जैसे सोचो कि अगर आपको मूवी डायरेक्शन के बारे में काफी कुछ पता है और आप एक चैनल बनाना चाहते हैं मूवी डायरेक्शन के ऊपर, जिसमें आपके पास कई सारे अलग अलग आइडियाज भी हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा चैनल कभी ग्रो हो पाएगा? आंसर है दोस्तों नहीं, क्योंकि आप ये सोचो कि इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें फिल्म मेकर बनना होता है। दोस्तों मिस्टर बीस्ट ने भी जो रोगन के साथ एक इंटरव्यू में यही बात कही थी कि मेरी वीडियोज पर एवरेज व्यूज 30 से 50 मिलियन आते हैं, लेकिन कभी कभी किसी वीडियो पर 300 मिलियन व्यूज भी चले जाते हैं, लेकिन दूसरे में मैंने कोई 10 गुना ज्यादा मेहनत या एफर्ट नहीं लगाया होता है, उसमें सिर्फ एक जबरदस्त आइडिया होता है। अब दोस्तों इसी इंटरव्यू में मिस्टर बीस्ट ने एल्गोरिथम के बारे में बहुत कमाल के सीक्रेट बताए थे, जिन्हें मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ मिलाकर आपको बताता हूँ। एल्गोरिथम इन 2025। एल्गोरिथम को लेकर हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हमें लगता है कि टाइटल, टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन ही एल्गोरिथम है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि YouTube पर एक दिन में लाखों वीडियोस अपलोड होती है। तो अगर सिर्फ टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन से ही वीडियो वायरल होती तो हर कोई कर लेता। YouTube को या एल्गोरिथम को खुश करने की कोशिश मत करो, तुम्हें खुश करना है ऑडियंस को, क्योंकि YouTube एक डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म है जो 2 तरह से डेटा इकट्ठा करता है। नंबर 1, वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट क्या है। नंबर 2, कैटेगरी क्या है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, टेक है, व्लॉग है। नंबर 3, किड्स कंटेंट है या नहीं। नंबर 4, कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक है या नहीं। और लास्ट, अपलोड लोकेशन क्या है, कौन सी कंट्री से वीडियो डाल रहे हैं। अब नंबर 2 है ऑडियंस साइड से, यानी कि इस क्रिएटर की जो ऑडियंस है वो कौन सी वीडियो ज्यादा देख रही है, किस टाइप के कंटेंट पर लाइक और कमेंट ज्यादा कर रही है। YouTube साल में एल्गोरिथम को 200 बार बदलता है, तो इसे तुम पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन तुम एल्गोरिथम का जो दिल है उसे पकड़ सकते हो। तो देखो एल्गोरिथम का दिल क्या है। CTR यानी क्लिक थ्रू
थ्रू रेट और दूसरा ऑडियंस रिटेंशन, ये हमेशा सेम रहते हैं। पहले देखो CTR का राज। CTR का मतलब है कि जितने लोगों को आपकी वीडियो दिखाई गई है उनमें से कितने % लोगों ने उस पर क्लिक किया। जैसे मान लीजिए YouTube ने आपकी वीडियो 100 लोगों को दिखाई और 100 में से 10 लोगों ने क्लिक किया तो CTR आ जाएगा 10%। अब कितना प्रतिशत CTR होना चाहिए? नए चैनल के लिए 10% CTR होना चाहिए क्योंकि YouTube टेस्टिंग फेज में होता है, और पुराने चैनल के लिए 2 से 10% CTR होना चाहिए। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है, आपकी नीश क्या है। CTR के बाद है ऑडियंस रिटेंशन, और यही है वायरल होने का असली मंत्र। रिटेंशन मतलब ऑडियंस आपकी वीडियो को कितने टाइम तक देखती है। मान लीजिए आपकी वीडियो है 8 मिनट की और YouTube ने उसे 10 लोगों के पास भेजा जिन्होंने 4-4 मिनट तक देखा, तो 50% ऑडियंस रिटेंशन हो जाएगा। अब कितना % रिटेंशन चाहिए? तो पहले 24 घंटे में 40 से 45% रिटेंशन होना चाहिए। अब दोस्तों एल्गोरिथम ने मान लो आपकी वीडियो को लोगों के पास भेजना शुरू कर दिया, उसने सजेस्ट करनी शुरू कर दी, और आपने भी अपनी वीडियो को बहुत अच्छा बनाया है, एडिटिंग पर ध्यान दिया है, स्क्रिप्टिंग बेस्ट है, वॉइस ओवर भी परफेक्ट है। लेकिन ये सोचो कि वीडियो अंदर से कितनी अच्छी है, ये तो जब उस पर क्लिक करेंगे तब पता चलेगा। जो बाहर बैठा बैठा स्क्रॉल कर रहा है उसे क्या पता आपने कंटेंट कैसा बनाया है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले उसे क्लिक कराना होगा, और क्लिक कराने के लिए आपको टाइटल और थंबनेल दोनों को बहुत स्मार्टली यूज करना पड़ेगा। और दोस्तों इसका सबसे बेस्ट और स्मार्ट तरीका है टाइटल और थंबनेल को मिक्स करना। क्या तुमने भी कभी नोटिस किया है कि तुम एक अच्छी वीडियो बना लेते हो, थंबनेल भी अच्छा बना लेते हो, लेकिन जैसे ही वीडियो अपलोड करने की बारी आती है तो वहाँ पर तुम्हें दिखता है टाइटल, और वहाँ पर तुम कुछ भी लिख देते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या लिखूं। आप एक वीडियो पर 2-2, 3-3 दिन मेहनत करने के बाद भी टाइटल लिखने टाइम 1 मिनट भी नहीं सोचते, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी है तो लोग क्लिक करेंगे ही। लेकिन दिक्कत यही है कि बिना क्लिक किए पता कैसे चलेगा कि कंटेंट कैसा है। तो दोस्तों एक सक्सेसफुल यूट्यूबर ये जानता है कि टाइटल और थंबनेल अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि दोनों एक साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग क्लिकेबल एलिमेंट बनाते हैं। इसीलिए वो थंबनेल के साथ साथ टाइटल पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। दोस्तों मैं अपने थंबनेल को बनाने के लिए पहले कॉपी में एक स्केच बना लेता हूँ, ताकि मुझे पहले ही पता हो कि मुझे क्या डिजाइन करना है। तो आप भी यह तरीका यूज कर सकते हैं। अब चलो ये जानते हैं कि एक खराब थंबनेल और एक जीनियस थंबनेल में क्या अंतर होता है। जैसे मान लो वीडियो का टॉपिक है, अगर प्लेन से गिरे तो कैसे बचे। सबसे पहले देखो ये थंबनेल, ये एक खराब थंबनेल है, क्योंकि थंबनेल की लाइन और टाइटल की लाइन दोनों सेम है, लेकिन सेम ही लाइन दोनों जगह लिखने का क्या फायदा। अब देखो दूसरा थंबनेल, ये है एक जीनियस थंबनेल, क्योंकि इसका थंबनेल देखकर ही समझ में आ जाएगी कि टॉपिक क्या है, और टाइटल में भी एक बहुत कैची लाइन लिखी है, पैर सीधे मत रखना। अब हर कोई जानना चाहेगा कि पैर सीधे रखने से भला क्या होता है। अब देखो मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जब मैं अपने टाइटल और थंबनेल प्लान करता हूँ तो मैं अपनी आंखें बंद करके सोचता हूँ कि क्या ये वीडियो मुझे खुद क्लिक करने के लिए मजबूर करेगा। अगर टाइटल अच्छा नहीं लगता तो मैं फिर से पूरी प्रोसेस रिपीट करता हूँ। जब आपको 90% यकीन हो जाए कि आपका टाइटल और थंबनेल धमाकेदार है, तब आपको अपने YouTube का सबसे क्रूशियल पार्ट शुरू कर देना चाहिए, और वो है स्क्रिप्टिंग। देखो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठते हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आना बंद हो जाता है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्या लिखूं। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि आपने बिना कुछ सोचे समझे सीधे स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं उस पर आप पहले बहुत सारी वीडियोस देखो, फिर आपके दिमाग में काफी सारे आइडियाज आने लगेंगे। स्टार्टिंग में जब तुम कॉपी में लिखोगे ना तो तुम्हें काफी बेकार लगेगा, शब्द गड़बड़ होंगे, स्पेलिंग गलत होगी और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम सोचोगे कि शायद तुम ये कर ही नहीं सकते, शायद तुम्हारे अंदर टैलेंट ही नहीं है, लेकिन तुम फिर भी लिखते जाओगे बिना रुके। तो 2-3 पेज फाड़ने के बाद तुम ढंग से लिखना शुरू कर दोगे। फिर तुम पाओगे कि तुम्हारी राइटिंग में फ्लो आने लगा है, तुम्हें समझ में आने लगा है कि किस जगह पर क्या रखना है और क्या हटाना है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट बताता हूँ। तो देखो स्क्रिप्टिंग में 3 ऐसे सवाल होते हैं जो आपकी स्क्रिप्ट को अलग लेवल पर ले जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल होगा, जो ऑडियंस मुझे देख रही है उन्हें चाहिए क्या। दूसरा, जो ऑडियंस चाहती है उसे मैं डिलीवर कैसे करूँ। और थर्ड, क्या इस वीडियो में कोई इमोशन या फीलिंग है। लेकिन दोस्तों दिक्कत यह है 90% ऑडियंस स्टार्टिंग के 8-10 सेकंड में ही आपकी वीडियो को छोड़ देती है। तो आप आगे की वीडियो कितनी भी अच्छी बना लो उसका क्या फायदा। इसके लिए सबसे जरूरी है हुक या फिर इंट्रो। बहुत से यूट्यूबर सोचते हैं कि इंट्रो का मतलब है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। तो फिर जरा ये सोचो कि नेटफ्लिक्स में स्किप इंट्रो का ऑप्शन क्यों दिया होता है। अगर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है किसी मूवी का इंट्रो, तो फिर स्किप इंट्रो का ऑप्शन क्यों दिया होता है। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोग इंट्रो देखना पसंद नहीं करते हैं। अब क्या इसका मतलब यह है कि इंट्रो बनाना ही नहीं चाहिए।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोस पर पहले कुछ सेकंड में आपको व्यूअर को ये दिखाना होता है कि आपका टाइटल और थंबनेल जो कह रहा है उसे आप डिलीवर करने वाले हैं। व्यूअर आपकी वीडियो पर इसीलिए क्लिक करता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए। अगर आप पहले ही कुछ सेकंड में ही उसे बिलीव करा दे जिसकी उसे उम्मीद थी, तो वो पूरी वीडियो देखेगा। आपकी वीडियो के पहले 3 सेकंड में व्यूअर को ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, यही मैं सोचकर वीडियो पर आया था। अब दोस्तों, स्क्रिप्ट के बाद में है एडिटिंग। मैंने 7-8 चैनल ग्रो करने के बाद यही सीखा है कि बहुत हाई लेवल की 3D एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि आपको एडिटिंग के कुछ सीक्रेट पता होने चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी ना लगे लेकिन वीडियो को प्रोफेशनल भी बना दे। तो देखो, सबसे पहला एडिटिंग का सीक्रेट है विजुअल प्लानिंग। स्क्रिप्ट लिखते टाइम आप स्क्रिप्ट की हर लाइन के लिए नोट्स बनाइए। मुझे इन लाइनों के लिए कौन से विजुअल चाहिए, क्योंकि जब हम एडिटिंग करने के लिए बैठते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ टेक्निकल चीजें रहती है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती है उन्हें हम एडिटिंग करते टाइम भूल जाते हैं। और एडिटिंग करते टाइम हम जल्दबाजी भी बहुत करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में कुछ भी आना बंद हो जाता है। तो इसके लिए आप पहले ही एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए कि कहां पर क्या रखना है। स्टार्टिंग में जब तुम कॉपी में लिखोगे तो काफी बेकार लगेगा, लेकिन 2-3 पेज फाड़ने के बाद तुम ढंग से लिखना शुरू कर दोगे। अब देखो, एडिटिंग का सेकंड सीक्रेट है डोंट टेल शो देम, यानी बताओ मत, उन्हें करके दिखाओ। हमेशा याद रखो, जहां तक पॉसिबल हो बताने की बजाय दिखाने की कोशिश करो। मान लीजिए कोई व्लॉग बना रहा है, गुड मॉर्निंग, मैं अभी नहाया, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट बनाया। अब व्यूअर ये सोचेगा कि हाँ तो मैं क्या करूं, वो बोर हो जाएगा। लेकिन जो स्मार्ट क्रिएटर होते हैं वे बिना बोले विजुअल स्टोरी टेलिंग करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अब देखो, एडिटिंग का थर्ड सीक्रेट है पेसिंग। एडिटिंग में पेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो वायरल हो तो पेसिंग को जरूर सही करो। पेसिंग यानी कि कौन सी क्लिप कहां पर लगानी है। अगर कोई क्लिप इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कहीं पर भी लगा दो। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लिप कहां पर शूट कर रही है, क्योंकि व्यूअर आपकी वीडियो छोड़ता कब है, जब उसे बोरिंग लगने लगे। मूवी में लोग पैसा देकर टिकट खरीदते हैं तो थोड़ा बोरिंग लगने पर भी वो बैठे रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पर अगर आपका वीडियो स्लो है या बोरिंग हो गया तो व्यूअर तुरंत बैक बटन दबा देगा। इसीलिए स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर और एडिटिंग तीनों में ही एंगेजमेंट बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने वीडियो की एडिटिंग को बार बार रीवॉच करो, फिर से देखो और बार बार एनालाइज करो कि कहां पर तुम बोर हो रहे हो या फोकस खो रहे हो, और सोचो कौन से पार्ट है जिन्हें या तो तुम री एडिट कर सकते हो या फिर पूरी तरीके से कट कर सकते हो। तुम्हारे वीडियो का हर एक सेकंड किसी ना किसी तरह से ऑडियंस के लिए वैल्यू ऐड करना चाहिए। अगर तुमने 10 सेकंड का लंबा ब्रांडेड इंट्रो बनाया है तो उसे कट कर दो। अगर वीडियो में अननेसेसरी डेड स्पेस है तो उसे भी हटा दो। याद रखना, जोड़ना आर्ट नहीं है, कट करना असली आर्ट है। जब कोई बात 5 मिनट में समझाई जा सकती है, उसे 20 मिनट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर कहानी को किसी न किसी हद तक छोटा किया जा सकता है। अगर तुम अपनी वीडियो में 10% कंटेंट भी ट्रिम नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब है कि तुमने सही से कोशिश ही नहीं की। अब दोस्तों, मुझे पता है कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो वीडियो में बने रहे, लेकिन अगर वो वीडियो की असल बात में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो उसे कट कर दो, यही सही है। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि कोरोना के बाद में जितने भी चैनल लगभग ग्रो हुए हैं उनकी पहली वीडियो ही वायरल है। तो ऐसा कैसे है? तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख लो, यह आपके सामने आ रही है, यहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देखो।